everyone, welcome to SJI online class 8 English medium, subject Hindi literature, पार्ट 3 बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ। बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको जो आपका हिंदी साहित्य के अंतर्गत पार्ट 3 बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ पाठ है, ये जो पाठ है ये डॉक्टर आकांक्षा प्रियदर्शनी जी द्वारा रचित है। और यूनिट सेकंड में जो आपका यूनिट सेकंड होगा उसमें आपका थर्ड और फोर्थ चैप्टर आएगा। तो मैं आज आपको इस पाठ का रिवीजन कराने जा रही हूँ, इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहले बच्चों इस पाठ का मैं आपको सामान्य परिचय दूंगी, इस पाठ में है क्या, फिर इसके बाद मैं आपको इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो समझाऊंगी। तो आजकल बेटी पढ़ाओ बेटी और बेटी बचाओ का नारा तो आपने किसी न किसी को बोलते सुना ही होगा, पर अगर बेटी मिताली के जैसी हो तो सही नारा बनेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ। आइए इस पाठ को पढ़कर आज के समय में होने वाले बदलाव को समझें। 3 दिसंबर 1982 को राजस्थान के जोधपुर में जन्मी मिताली राज अपने माता पिता श्रीमती लीला राज और श्री धीरज राज दोसाई की दूसरी संतान है। मिताली के जन्म के समय उनकी मां एक अधिकारी के रूप में कार्यरत तथा उनके पिता एयरफोर्स में थे। मिताली का बचपन हैदराबाद में बीता। वे अपने बड़े भाई मिथुन राज के साथ सेंट जॉन्स स्कूल हैदराबाद में पढ़ती थी। मिताली को नृत्य करने का शौक था। वे भारतनाट्यम का प्रशिक्षण लेने लगी, कई स्टेज शो भी किए। उनके पिता धीरज पूर्व क्रिकेटर थे और उनके पुत्र मिथुन को भी इस दिशा में आगे बढ़ाना चाहते थे। मिथुन के लिए क्रिकेट कोचिंग की व्यवस्था की गई, परंतु मिताली भी अपने भाई के साथ क्रिकेट खेलने लगी। उनके कोच ने बताया कि मिताली अपने भाई से अच्छा खेलती है और क्रिकेट में उससे आगे बढ़ने की संभावनाएं मिथुन से कहीं अधिक है। इधर क्रिकेट से अधिक रुचि लेने का मिताली का भारतनाट्यम प्रशिक्षण प्रभावित होने लगा, अर्थात उसका रुख सबसे ज्यादा कहाँ क्रिकेट की ओर होने लगा। नृत्य गुरु ने उन्हें क्रिकेट और नृत्य में किसी एक को चुनने के लिए कहा। मिताली ने दोनों में से किसी एक का चुनाव करना मिताली के लिए दोनों में से किसी एक का चुनाव करना बहुत कठिन था, क्योंकि उसे तो दोनों ही प्रिय थे। ऐसे में उनके पिता ने उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने मिताली को क्रिकेट चुनने की राय दी और इसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। मात्र 10 वर्ष की आयु में मिताली ने क्रिकेट को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। मिताली अपनी कोचिंग को कठिन तपस्या की तरह करती थी। बेटी की लगन को देखकर मां ने अपनी नौकरी छोड़ दी ताकि वह घर रहकर बेटी की अच्छी तरह देखभाल कर सके। वर्ष 1997 में मात्र 14 वर्ष की उम्र में मिताली को महिला क्रिकेटर विश्व कप टीम में शामिल कर लिया गया। वर्ष 1999 में मिताली ने पहली बार एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में भाग लिया। यह मैच मिल्टन कीनेस आयरलैंड में हुआ था और इसमें मिताली ने नवाब 114 रन बनाए थे। यह मिताली की सफलता के सफर का शुभारंभ था। इसके बाद उन्होंने पलटकर नहीं देखा, एक के बाद एक नए कीर्तिमान स्थापित करने के कारण जल्द ही मिताली को क्रिकेट की महिला तेंदुलकर कहा जाने लगा। वर्ष 2002 में मिताली ने इंग्लैंड के विरुद्ध खेलते हुए 214 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया की करंट बोल्ड का सर्वाधिक रन 209 बनाने का रिकॉर्ड तोड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। 2006 में एक बार फिर उन्होंने कप्तान के रूप में इंग्लैंड जाकर खेलने का अवसर मिला। मैच
इंग्लैंड के साथ ही खेलना था। भारतीय महिला क्रिकेटर टीम ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली। इंग्लैंड की जमीन पर उसे मात देने का श्रेय मिला कप्तान मिताली राज को। क्रिकेट संबंधी उपलब्धियों के लिए वर्ष 2004 में मिताली राज को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे अपना पहला कोच अपने भाई को मानती हैं। वे मानती हैं कि उन्होंने आगे बढ़ने के लिए उनके परिवार ने बहुत त्याग किया है। मिताली ने इस त्याग को व्यर्थ नहीं जाने दिया, उसे सार्थक किया है। आज एक दिवसीय खेलों में 6000 से अधिक रन बनाने वाली मिताली एकमात्र महिला खिलाड़ी है। इसके साथ ही लगातार 7 बार अर्धशतक बनाने वाली भी वे पहली महिला क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। वे ऐसी पहली भारतीय महिला एवं पुरुष दोनों में कप्तान है जो वर्ष 2005 और 2017 2 बार आईसीसी ओडीआई विश्व कप फाइनल में शामिल हो सके। आईसीसी वर्ल्ड रैंकिंग में 2010, 2011 और 2012 में मिताली लगातार प्रथम स्थान पर रही। देश का गौरव बढ़ाने के लिए मिताली को वर्ष 2015 में भारत के राष्ट्रीय पुरस्कारों में चौथे सबसे बड़े पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आज मिताली ने अपनी लगन और परिश्रम के बल पर यह प्रमाणित कर दिया है कि लड़कियां किसी के क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं है। भारतीय नारी को केवल अपनी आंतरिक चेतना और शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है। उसकी जागृति और चैतन्यता न केवल उसे अपितु पूरे समाज को, देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर सकती है। तो डॉक्टर आकांक्षा प्रियदर्शी ने इस चैप्टर में क्या बताया है कि जो लड़कियां हैं वो किसी से कम नहीं होती हैं। अगर उनका मार्गदर्शन सही हो जाता है तो वह अपना ही नहीं अपितु अपने परिवार व देश का जो मान सम्मान है वह भी गौरवान्वित करती हैं। तो बच्चों ये तो इस चैप्टर की पुनः से आपने इसको पढ़ा, आप इसको पढ़ चुके हो। इसमें आपने देखा कि मिताली ने किस सन से स्टार्ट किया और किस सन में कितना रन बना करके अपनी कीर्ति स्थापित की। इसके बाद इस चैप्टर के बच्चों जो एक्सरसाइजेस को एक बार देख लीजिए। मिताली का जन्म क्या है, इसमें सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। मिताली का जन्म राजस्थान के किस शहर में हुआ था? तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या अजमेर? तो क्या है जोधपुर। मिताली का बचपन कहाँ बीता? मद्रास में, हैदराबाद में, दिल्ली में या जोधपुर में? तो कहाँ पर बीता? हैदराबाद में। नृत्य और क्रिकेट में से किसी एक को चुनने के लिए उससे किसने कहा था? तो नृत्य और क्रिकेट में उसे चुनने के लिए मिताली की माता ने, मिताली के पिता ने, मिताली के कोच ने या मिताली के नृत्य गुरु ने? तो किसने किया था बच्चों उसको? मिताली की नृत्य गुरु ने। इसके बाद कितने वर्ष की आयु में मिताली ने क्रिकेट को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया? 5 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष या 20 वर्ष? तो 10 वर्ष की आयु में मिताली ने क्रिकेट को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। करंट बोल्ट किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान या भारत? तो किस देश के हैं करंट बोल्ट? ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। तो पहला है इसमें मिताली के जन्म के समय उनकी मां एक अधिकारी के रूप में कार्यरत थी। तो किसके में थी? अधिकारी के रूप में कार्यरत थी। दूसरा, उनके पिता धीरज पूर्ण रिक्त स्थान थे। तो क्या थे? क्रिकेटर। तीसरे में मिताली के लिए दोनों में से किसी एक को चुनना रिक्त स्थान कार्य था कठिन। क्या था? कठिन। मिताली अपनी रिक्त स्थान को कठिन तपस्या की तरह करती थी। किसको करती थी? कोचिंग को। मिताली अपनी कोचिंग को कठिन तपस्या की तरह करती थी। इसके बाद नेक्स्ट, मिताली अपना पहला रिक्त स्थान अपने भाई को मांगती है। तो क्या मांगती है? कोच। अपने भाई को पहला कोच अपने भाई को वह मांगती है। कौन? मिताली। वे मानती है कि उन्होंने आगे बढ़ने के लिए उनके परिवार ने बहुत रिक्त स्थान किया। तो क्या किया? त्याग किया। इसके बाद बच्चों इस चैप्टर में आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ प्रश्न है।
तो ये जो है ये आप पीडीएफ के माध्यम से आपको मैंने समझा चुकी हूँ। प्रश्न उत्तर आप कर चुके हैं, इनको स्मरण करिए, याद करिए। इसके बाद एक्सरसाइज में बच्चों है कि निम्नलिखित शब्दों में उचित उपसर्ग लगाकर दो दो नए शब्द बनाइए। तो शब्द है जन, उपसर्ग है आ, निर्मित शब्द आजन। प्रशिक्षण में प्रा उपसर्ग है और निर्मित शब्द है प्रशिक्षण। पुत्र में उपसर्ग शु तो बन जाएगा सुपुत्र। इसके बाद उत्साहित शब्द है, इसमें उपसर्ग है अति, निर्मित शब्द बनेगा अति उत्साहित। शब्द है राष्ट्रीय, उपसर्ग है अंतः तो निर्मित शब्द बना अंतःराष्ट्रीय। इसका निम्नलिखित शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। बेटी का पुत्री कन्या, माँ का जननी मातृभूमि, शौक का इच्छा सजावट, भाई का ताप मित्र, गुरु का शिक्षक पृष्ठभूमि, कठिन का दुर्लभ असंभव, सफलता का कामयाबी कार्यपूर्ण होना, महिला का औरत पत्नी। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, सही शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो अशुद्ध शब्द मतलब जो गलत शब्द लिखे हैं उनमें क्या लिखा है पहली पंक्ति में, वे अपने माता पिता की दूसरी बेटी हैं। तो इसका सही पंक्ति क्या होगी, वे अपने माता पिता की दूसरी संतान हैं। इसके बाद दूसरा वाक्य है, अपने पुत्र को भी इसी दिशा में आगे बढ़ाना चाहते थे। तो क्या होगा, अपने पुत्र को भी इसी दिशा में आगे बढ़ाना चाहते थे, दशा नहीं इसी दिशा में। फिर थर्ड पंक्ति, दोनों में से किसी एक को लेना कठिन था। तो इसका शुद्ध क्या होगा, दोनों में से किसी एक का चुनाव करना कठिन था। नृत्य और क्रिकेट में दोनों में से किसी एक का चुनाव करना कठिन था। इसके बाद वह अपनी कोचिंग को कठिन काम की तरह करती थी। तो इसमें क्या होगा, वह अपनी कोचिंग को कठिन तपस्या की तरह करती थी। आखिरी है इसमें पंक्ति, क्रिकेट टीम ने यह श्रृंखला 1-0 की विजय ली। तो इसका सूत्र क्या होगा, क्रिकेट टीम ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली। लास्ट एक्सरसाइज है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखिए। पिता, पिता का होगा जनक, तात, बाप। माता, माता का पर्यायवाची होगा जननी, अम्बा, अंबिका। लक्ष्य, लक्ष्य का होगा उद्देश्य, मकसद, प्रयोजन। घर, घर का है आवास, भवन, गृह। तो बच्चों थर्ड चैप्टर का रिवीजन आज पूर्ण हुआ। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये चैप्टर भलीभांति समझ में आ गया होगा। आप लोग इस चैप्टर को पूरी तरीके से तैयार करेंगे, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ना। एग्जाम में कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आशा करती हूँ कि आपको ये थर्ड चैप्टर पूर्णतः स्मरण हो जाएगा। आज के लिए इतना ही काफी है बच्चों। आपका दिन